मेहंदी की ब्लाउज वाली गरीब स्टूडेंट। हाय, मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ और सजने संवरने के बाद तो मेरी खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं है। ईशानी एक अमीर घर की लड़की थी और वो फैशन डिजाइनर का कोर्स करने के लिए शहर आई हुई थी और उसके पिताजी ने उसकी देखरेख करने के लिए गांव से एक नौकरानी भी भेज दी थी जिसका नाम नंदनी था। नंदनी एक बहुत ही सीधे साधे गरीब परिवार से थी और ईशानी उससे जो भी काम बोलती वह चुपचाप उस काम को कर दिया करती थी। अरे नंदनी, तुझे पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही कॉफी चाहिए होती है, लेकिन तू अभी तक मेरी कॉफी लेकर क्यों नहीं आई? माफ करना मैडम, मैं अभी आपके लिए कॉफी बनाकर ले आती हूँ। इतना कहकर नंदनी कॉफी बनाने के लिए चली जाती है और ऐसे ही अगर नंदनी को किसी भी काम में देरी हो जाती थी तो ईशानी उसे बहुत सुनाती थी, लेकिन बेचारी नंदनी कर भी क्या सकती थी। उसे यह सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता था क्योंकि वह एक गरीब परिवार से थी और चंद पैसों की वजह से उसे यह सब कुछ सहना पड़ता था। वहीं ईशानी गांव के बड़े जमींदार की बेटी थी, इसलिए उसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी और वह शहर कोर्स करने तो आई थी, लेकिन उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ दिन रात पार्टियां करती रहती थी। पता नहीं मैडम अपने कोर्स पर ध्यान देने की जगह सारा दिन अपने दोस्तों के पीछे पैसे क्यों उड़ाती रहती है। काश मेरे पास भी उनकी जैसी किताबें होती। चलो क्यों ना मैं एक बार उनकी किताबें खोलकर देख लूं। इतना कहकर नंदनी ईशानी की किताबें उठाकर पढ़ने लगती है जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस बनाने के तरीके लिखे होते हैं और यह देखकर नंदनी उस किताब को पढ़ने लगती है। उसी समय वहाँ पर ईशानी आ जाती है और कहती है, ये तुम मेरी किताबें लेकर क्या कर रही हो? माफ करना मैडम, वो मैं बस एक बार आपकी किताबें पढ़कर देखना चाहती थी। हाँ ठीक है, देख ले। वैसे भी मुझे इन किताबों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा सुन, तो जल्दी से मेरे हाथों पर सुंदर सी मेहंदी लगा दे, मुझे आज एक पार्टी में जाना है। नंदनी ईशानी के दोनों हाथों पर एक सुंदर सी मेहंदी लगा देती है। चूँकि नंदनी को बहुत ही सुंदर मेहंदी का डिजाइन बनाना आता था क्योंकि उसने अपने गांव में ही मेहंदी लगाना सीखा था, इसलिए जब भी ईशानी को कहीं भी जाना होता था तो उसे नंदनी ही तैयार किया करती थी, जिसके बाद ईशानी और भी ज्यादा सुंदर लगने लगती थी। और ऐसे ही तैयार होकर ईशानी पार्टी में चली जाती और ईशानी के पार्टी में जाते ही नंदनी उसकी किताबें पढ़ने लगती है। अरे वाह, यह किताब तो बहुत ही अच्छी है, इसमें कितने सुंदर सुंदर डिजाइन है, पर पता नहीं मैडम को इन किताबों में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी सुंदर सुंदर डिजाइन की ड्रेस भी होती है। काश मैं भी ऐसी ड्रेस पहन पाती, पर शायद हम गरीबों के नसीब में ऐसे सपने देखना भी एक ख्वाब ही है, क्योंकि मुझे पता है कि गरीब लोगों को सपने देखने का कोई हक नहीं होता। लेकिन एक बार जब हमारा दिल किसी भी चीज को करने की सोच लेता है तो वह कभी नहीं बदलता। इसलिए जब भी ईशानी घर से बाहर जाती थी तो नंदनी हमेशा उसकी किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाती थी और वही ईशानी पूरी रात अपने दोस्तों के साथ क्लबों में पार्टी किया करती थी और नंदनी मन लगाकर ईशानी की किताबें पढ़ा करती थी और ऐसे ही किताबें पढ़ कर वह ड्रेस डिजाइन करना सीख लेती है और अपने फटे पुराने कपड़े काटकर एक सुंदर सी ड्रेस बनाने लगती है। वहीं ईशानी के कॉलेज में एक दिन प्रोफेसर ने कहा, मेरी बातें ध्यान से सुनो तुम लोगों के लिए मेरे पास एक टास्क है। इस 2 दिनों के अंदर तुम लोगों को एक सुंदर सी ड्रेस बनाकर लानी है, एकदम यूनिक होना चाहिए और कोई भी एक दूसरे का डिजाइन कॉपी नहीं करेगा, ठीक है? प्रोफेसर की बात सुनकर ईशानी को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो जाता है। अरे यार, मुझे तो डिजाइन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, फिर मैं इन 2 दिनों में ड्रेस कैसे बनाऊंगी? उसी समय ईशानी की एक दोस्त उससे पूछती है, अरे ईशानी, तुमने कुछ सोचा है कि तुम किस तरह की ड्रेस बनाकर लाओगी? अरे नहीं यार, इन 2 दिनों में ड्रेस बनानी है और मेरे पास तो कोई आइडिया भी नहीं है। इतना बोलकर ईशानी जब कॉलेज से घर आती है तो वह देखती है कि नंदनी एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर शीशे के आगे खड़ी होती है। अरे ओ नंदनी, तेरे पास इतनी सुंदर सी ड्रेस कहाँ से आई?
तूने कहीं चोरी तो नहीं की? नहीं मैडम, मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं हूँ। अच्छा, फिर तुझे ये इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ से मिली? जल्दी बता मुझे। मैडम, यह ड्रेस मैंने खुद से बनाई है। बनाया है? पर तू कैसे बना सकती है? तू तो गांव की एक गंवार लड़की है ना? मैडम, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, इसलिए मैंने आपकी किताबें पढ़कर अपने फटे पुराने कपड़ों से ये ड्रेस बनाना सीखा है। अरे वाह, तू तो बड़े कमाल की निकली। अच्छा, तो तू ये ड्रेस मुझे दे दे, मैं इसे अपने कॉलेज में दिखाऊंगी। क्या सच में मैडम, आप इसे अपने कॉलेज में दिखाएंगी? अरे हाँ, क्यों नहीं। आखिर तुमने इतनी सुंदर ड्रेस जो बनाई है। इतना सुनकर नंदनी वो ड्रेस उतारकर ईशानी को दे देती है और ईशानी वो ड्रेस ले जाकर अपने प्रोफेसर को दिखाती है और ड्रेस को देखकर प्रोफेसर कहते हैं, अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर डिजाइन है। क्या तुमने इसे खुद बनाया है? और नहीं तो क्या सर, मेरी नौकरानी बनाएगी ऐसी ड्रेस। पर मुझे तो लगता है तुम्हें इस कोर्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर तुमने कैसे बना दिया यह ड्रेस? सर, बिना इंटरेस्ट के भी कभी कभी कोई काम बहुत अच्छा हो जाता है। प्रोफेसर को ईशानी की बातों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए उनके मन में थोड़ा सा डाउट होता है। वहीं ईशानी की दोस्त उससे कहती है, अरे ईशानी, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पास ड्रेस बनाने के लिए कोई आइडिया ही नहीं है, फिर तुमने इतनी जल्दी इतनी सुंदर ड्रेस कैसे बना ली? यही तो टैलेंट है मेरा, जिसके बारे में तुम लोगों को अभी कुछ भी नहीं पता है। ईशानी सबके सामने अपने आप को नंबर 1 बताने में माहिर थी। ऐसे ही समय बीतता गया और नंदनी मन लगाकर ईशानी की सारी किताबें पढ़ती गई और नंदनी भी इस बात का फायदा उठाकर अपना सारा काम नंदनी से ही करवाने लगती है। कॉलेज में उसे जो भी काम मिलता था वह घर आकर नंदनी को वह काम करने के लिए बोल देती थी और बेचारी नंदनी रात भर जाग कर ईशानी का वह काम कर दिया करती थी और उस काम को करने में नंदनी को भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही नंदनी बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइनर ड्रेस बनाना सीख जाती है और कुछ समय बाद फाइनल एग्जाम का समय आ जाता है और प्रोफेसर कहते हैं, तुम सबके फाइनल एग्जाम के लिए मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ और यह टास्क हमारे भारतीय परंपरा से रिलेटेड है, इसलिए तुम लोगों को ट्रेडिशनल लेकिन मॉडल दिखने वाले साड़ी और ब्लाउज बनाना है, इसलिए तुम सब इसके लिए अच्छे से तैयारी करना। प्रोफेसर की बात सुनकर ईशानी हंसते हुए घर आती है और नंदनी को अपना काम बता देती है, जिसके बाद नंदनी अपना काम करने लग जाती है। वहीं रात भर पार्टी करने के बाद ईशानी सुबह घर आकर सो जाती है और नंदनी साड़ी और ब्लाउज बनाना शुरू कर देती है। उसी समय उसके घर के सामने से कॉलेज के प्रोफेसर गुजर रहे होते हैं। तभी वे सोचते हैं, अरे यह तो ईशानी का घर है, चलो चलकर देखता हूँ कि वह इस वक्त क्या कर रही है। प्रोफेसर जैसे ही घर के पास आते हैं तो उन्हें खिड़की से सब कुछ दिख जाता है कि कैसे ईशानी आराम से बेड पर सो रही है और उसकी नौकरानी उसका सारा काम कर रही होती है और यह देखकर उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है, तभी तो मैं कहूँ कि यह नालायक लड़की इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस कैसे बना सकती है। इतना कहकर प्रोफेसर घर के अंदर आ जाते हैं। यह देखकर ईशानी उठ जाती है। अरे सर, आप यहाँ कुछ काम था क्या? हाँ, काम तो था, लेकिन वह जो तुम दूसरों से करवा रही हो और तुम किसी और के टैलेंट को अपना नाम दे रही हो, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुनो बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नंदनी है। सुनो नंदिनी, आज के बाद से तुम इस बेईमान लड़की का कोई काम नहीं करोगी, बल्कि अब खुद फाइनल एग्जाम में हमारे साथ पार्टिसिपेट करोगी, इसलिए तुम चलो मेरे साथ। इतना बोलकर प्रोफेसर नंदनी को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। अरे यार, नंदनी तो चली गई, अब मैं अपना टास्क कैसे पूरा करूंगी? नंदनी ने जाते जाते ईशानी की साड़ी तैयार कर दी थी, लेकिन उसका ब्लाउज नहीं बनाया था, इसलिए ईशानी नंदनी का ब्लाउज चुराने के बारे में सोचती है, क्योंकि नंदनी ने प्रोफेसर के घर पर रहकर ही दिन रात मेहनत करके साड़ी और ब्लाउज तैयार कर लिया था। और एग्जाम की पहली रात जब नंदनी सो रही होती है, उसी बात का फायदा उठाकर ईशानी नंदनी का ब्लाउज चुरा लेती है और अगले दिन सुबह नंदनी अपने ब्लाउज को ना देखकर परेशान हो जाती है।
हे भगवान, मेरा ब्लाउज कहाँ चला गया? मैंने तो यहीं पर रखा था। अब मैं क्या करूँ? नंदिनी बहुत ही टैलेंटेड थी, इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह मेहंदी की कीप लाकर अपने शरीर पर ब्लाउज का बहुत ही सुंदर डिजाइन बना लेती है और साड़ी पहनकर कॉलेज चली जाती है, जहां वह देखती है कि ईशानी ने उसका बनाया हुआ ब्लाउज पहन रखा है और यह देखकर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन प्रोफेसर नंदिनी के इस यूनिक मेहंदी वाले ब्लाउज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसको उसके इस टैलेंट के लिए अप्रिशिएट करते हैं। उसी समय ईशानी कहती है, अरे इस गांव की गवार लड़की में इतना टैलेंट कहां से आ गया? ईशानी, टैलेंट कोई अमीर इंसान लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि जो इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उससे उसका टैलेंट अपने आप उभर कर बाहर आ जाता है। फिर उससे उसके अमीरी और गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंदिनी ने आज इस ट्रेडिशनल तरीके से मेहंदी का ब्लाउज बनाकर और मॉडल साड़ी पहनकर एक एग्जाम को पूरा कर लिया है। इसलिए नंदिनी को इस शहर की सबसे बड़ी डिजाइनर कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी दी जाती है। प्रोफेसर की बात सुनकर नंदिनी को हर कोई अप्रिशिएट करने लगा और उसकी इस कामयाबी के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वहीं दूसरी तरफ ईशानी एग्जाम में फेल हो जाती है, क्योंकि उसने चोरी से उस एग्जाम को पूरा किया था, जिस वजह से उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। और वहीं नंदिनी शहर की सबसे बड़ी डिजाइनर कंपनी में नौकरी करने लग जाती है और अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। अनाथ बेटी की किस्मत। सीता एक गरीब भिखारन थी। वह दिन भर इधर उधर से मांग कर अपना गुजारा किया करती थी। चलो आज मंदिर में जाकर देखती हूँ, शायद मुझे वहाँ पर कुछ प्रसाद मिल जाए। वैसे भी अब शाम होने वाली है, यहाँ पर तो मुझे कोई कुछ दे ही नहीं रहा। तभी सीता मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने लगती है और मंदिर में आते जाते भक्त सीता को प्रसाद और कुछ पैसे दे रहे थे। तभी सीता शाम होने के बाद अपने घर वापस जाने लगती है। तभी वह रोड पार करके अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उस रोड के उस पार ही सीता की झोपड़ी थी। और वह जब अपने घर जा रही होती है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनकर सीता कहती है, अरे यह आवाज तो किसी बच्चे की लग रही है, पर यह आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है उस तरफ से आ रही है। चलो चलकर देखती हूँ। तभी सीता उस बच्चे के पास जाती है और कहती है, हे भगवान, ये इतनी छोटी बच्ची आखिर ये किसकी है? और इसे यहाँ इस तरह सड़क के किनारे पर कौन छोड़कर चला गया? आखिर ये किसका बच्चा हो सकता है? सीता जब अपने आसपास देखती है तो उसे एक औरत दर्द में कराहती हुई आवाज लगाती है, मेरी बात सुनो बहन। अरे तुम कौन हो और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? मैं एक बच्चा चोर हूँ और मैंने इस बच्ची को कुछ देर पहले ही स्टेशन से चुराया था और शायद भगवान ने मुझे मेरी करनी की सजा दे दी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा रह पाऊंगी। और मुझे यह भी नहीं पता है कि इस बच्ची का परिवार कौन है, लेकिन इस बच्ची के हाथ में यह सोने का कड़ा है और मैंने इसे बेचने के लिए इसे इसके हाथ से निकाल लिया था। भगवान मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। इतना कहते ही वह औरत वहीं पर अपना दम तोड़ देती है और अब वह रोती हुई बच्ची सीता की गोद में थी और सीता का भी इस दुनिया में कोई नहीं होता है। तभी सीता उस बच्ची को अपने गले से लगा लेती है और उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। मैं जानती हूँ, मुझे नहीं पता यह बच्ची किसकी है और ना ही मैं इतनी बड़ी दुनिया में इसके माता पिता को ढूंढ सकती हूँ। और अगर यह किसी गलत हाथ में चली गई तो इस बच्ची की तो पूरी जिंदगी ही खराब हो जाएगी। और अब शायद भगवान की भी यही इच्छा है कि मैं ही इस बच्ची की देखरेख करूं और अब से यह बच्ची मेरे जीने का सहारा बनेगी और अब मैं ही इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करूंगी। मैं इसे अनाथ नहीं होने दूंगी और मैं इसका नाम अंजलि रखूंगी। सीता को वह बच्ची मिल जाने के बाद
जैसे उसके अंदर एक माँ की ममता सी जाग जाती है और वह उसी समय जाकर उस बच्ची के लिए दूध खरीद कर लाती है और उस बच्ची को पिलाती है। अंजलि के आ जाने के बाद सीता ने तब भीख मांगने जाना बंद कर देती है, क्योंकि अब वो ज्यादातर समय अंजलि की देखभाल करने में निकाल देती थी। अरे अब मैं अंजलि को घर में अकेला छोड़कर भीख मांगने नहीं जा सकती और भीख के पैसों से मैं अपनी बच्ची को नहीं पालूंगी। मैं अपनी अंजलि के लिए कहीं पर भी मजदूरी करूंगी, लेकिन अब भीख नहीं मांगूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। मैं कल ही काम की तलाश में जाऊंगी। अगले दिन सीता अंजलि को गोदी में लिए काम की तलाश में निकल पड़ती है। उसे एक जगह मजदूरी का काम मिल जाता है और सीता अंजलि को वहीं एक कपड़े में लिटाकर सारा दिन मेहनत मजदूरी करने लगती है और शाम को जो भी पैसे मिलते उससे वह दूध और सब्जियां खरीदती है। और ऐसे ही अब हर रोज सीता मेहनत मजदूरी करने लगती है। एक दिन वहाँ के ठेकेदार ने सीता से कहा, अरे सीता बहन, तुम्हारी नजर में कोई साफ सफाई करने वाली औरत हो तो मुझे बताना। मेरे घर में इस समय नौकरानिन की बहुत जरूरत है। अरे भैया जी, अगर आपको सही लगे तो क्या आप यह काम मुझे दे सकते हैं? मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। अरे तो इसमें हमें क्या परेशानी हो सकती है? जो पैसे हम दूसरे को देंगे तो वही पैसे तुम ले लेना। इस तरह सीता ठेकेदार के घर साफ सफाई का काम करने लग जाती है और ठेकेदार के घर पर काम करते करते सीता आस पड़ोस के और भी घरों में काम करने लगती है। सीता अंजलि के साथ बहुत ही खुश रहती थी, क्योंकि अंजलि के आ जाने से उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई थी और उसने भीख मांगने का काम छोड़कर मेहनत करके कमाने का भी सोचा। ऐसे ही समय बीतता गया और अंजलि 5 साल की हो गई। मेम साहब, मैंने सारा काम कर लिया है, तो क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? वो क्या है ना, मुझे अपनी बेटी को स्कूल से लाना है। अरे हाँ, चली जाओ। और वैसे भी मुझे पता है कि जब तुम यहाँ आती हो तो तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारी बेटी में ही होता है। जब तक तू उसके पास चली नहीं जाती है तब तक तुझे चैन नहीं आता है। अरे वो स्कूल ही तो गई है, तो इसे लेकर इतनी चिंता क्यों करती है? हमारे भी तो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हम तो इतना परेशान नहीं होते जितना कि तू हो जाती है। मेम साहब, यह तो मुझे भी नहीं पता कि मैं इतनी चिंता क्यों करती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ मेम साहब। सीता के मन में जो डर था वह यह था कि अंजलि उसकी बेटी नहीं है, इसलिए वह उसे खोने से डरती थी। अरे माँ, आप कहाँ रह गई थी? स्कूल की छुट्टी तो कब की हो गई? अरे मेरी बच्ची, वो मैं मेम साहब के यहाँ चली गई थी, इसलिए आने में मुझे थोड़ी देरी हो गई। मुझे माफ कर दे बेटी। अरे माँ, मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आप मुझे दिलवा दो ना। अच्छा, तुम यही खड़ी रहो, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ। सीता अंजलि के लिए आइसक्रीम लेने चली जाती है। तभी एक कार वाला अंजलि के बगल से निकलता है, जिससे धक्का लगने से अंजलि नीचे गिर जाती है। तभी सीता भागते हुए आती है और कहती है, अरे मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? अरे तुम लोगों से देखकर नहीं चलाई जाती गाड़ियाँ? अंधे हो गए हो क्या? अगर मेरी बच्ची को चोट लग जाती तो मैं तुझे नहीं छोड़ती। अरे अंजलि बेटी, तुम सच में ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना बेटी? अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। चलो बेटी, हम घर चलते हैं। सीता के मन में ऐसा डर हमेशा ही बना रहता था, इसलिए वो अंजलि का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और अंजलि बड़ी हो गई और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद अंजलि को एक बहुत ही अच्छी नौकरी लग जाती है। अरे माँ, मेरी नौकरी लग गई है और महीने के पूरे 20,000 सैलरी मिलेगी। देखना माँ, अब मैं धीरे धीरे कितना पैसा कमाऊंगी, फिर तुम्हें मेरे लिए दूसरे के घरों में काम नहीं करना पड़ेगा और फिर मैं अपनी माँ को सिर्फ आराम दूंगी, आराम। बस आप ऐसे ही मुझे अपना प्यार देती रहो। मेरा सारा प्यार तो हमेशा मेरी बच्ची के साथ ही है। तू बैठ बेटी, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। अंजलि खाना खा लेती है।
तभी अंजलि की दोस्त शिवानी उसे बुलाने आती है। अरे ओ अंजलि, जल्दी बाहर आओ वरना हमें देर हो जाएगी। अरे माँ, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, वो मैं शिवानी के साथ बैंक जा रही हूँ, कुछ काम है। ठीक है अंजलि बेटी, आराम से जाना, ठीक है। तभी अंजलि शिवानी के साथ बैंक जा रही होती है कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी स्पीड से आती है और उन दोनों को टक्कर मारकर वहाँ से चली जाती है। शिवानी दूसरी तरफ से चल रही थी, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आती है, लेकिन अंजलि को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तभी आसपास के लोग उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अंजलि अभी भी बेहोश पड़ी होती है। तभी सीता भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे मेरी बच्ची, यह क्या हो गया? कोई तो मेरी बच्ची को ठीक कर दो, यह मेरी बच्ची के साथ क्या हो गया? आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अंजलि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं और यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर नंदलाल जी हैं और वो एक बहुत बड़े जाने माने डॉक्टर हैं। वो अभी आते ही होंगे, देखना वो अंजलि को बिल्कुल ठीक कर देंगे। तभी थोड़ी देर में डॉक्टर नंदलाल जी वहाँ पहुँच जाते हैं। डॉक्टर नंदलाल उस हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर थे। सर, पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है, उसके सर में गहरी चोट आई है और पेशेंट का खून भी बहुत बह गया है। तुम लोग ऐसा करो, पेशेंट को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी करो। डॉक्टर साहब, आप मेरी बच्ची को बचा लो, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज डॉक्टर साहब। अंजलि को ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है और डॉक्टर नंदलाल अंजलि का ऑपरेशन करने लगते हैं। तभी उनकी नजर अंजलि के हाथों में पड़े उस कड़े पर जाती है। यह देखकर डॉक्टर नंद किशोर चौंक जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और उनके हाथ भी कांपने लगते हैं, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालते हुए अंजलि का ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन सफल होता है। ममता, हमारी बेटी काव्या हमें मिल गई है, तुम बस जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। क्या आप सच कह रहे हैं? हमारी खोई हुई बेटी काव्या हमें मिल गई? मैं अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ जी। अंजलि डॉक्टर नंदलाल की बचपन में खोई हुई वही बेटी होती है जो सीता को कई सालों पहले रोड पर मिली थी। तभी सीता डॉक्टर और उसकी पत्नी ममता को सारी सच्चाई बताती है। अंजलि बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे यह सच्चाई छुपाई। बेटी, तुम्हारे असली माता पिता यही हैं। मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, मैंने तो बस तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। नहीं माँ, तुम मेरी पूरी जिंदगी हो, तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो। अरे जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मेरे लिए दिन रात लोगों के घरों में काम किया, आज मैं उस माँ को छोड़कर किसी और के पास भला कैसे जाऊँ? नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे लिए तो आप ही मेरी दुनिया हो माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अंजलि सही कह रही है, आपने जो किया है आजकल के जमाने में वह कोई नहीं कर सकता। लेकिन अंजलि बेटी, हमारा भी इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, इसलिए आज से तुम्हें और सीता बहन को कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। अंजलि के लिए सीता ही उसकी माँ थी, लेकिन साथ ही साथ वो अपने असली माता पिता के साथ भी कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, इसलिए उस दिन से वह सीता के साथ उनके असली माता पिता के घर में रहने लग जाती है। अब अंजलि के आ जाने से उसके असली माता पिता के जीवन में भी खुशियाँ आ जाती है और अब सभी लोग एक साथ मिलकर प्यार से खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। गरीब बहू की जादुई चूड़ी और लिपस्टिक। सुंदर सुंदर चूड़ी लिपस्टिक ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी लिपस्टिक। कैलाश कड़ी गर्मी और चिड़चिड़ाती धूप में अपनी चूड़ी और लिपस्टिक बेच रहा होता है।
लेकिन कोई भी उससे चूड़ी और लिपस्टिक खरीदने नहीं आता। हे भगवान, आज पूरा दिन बीत गया लेकिन अभी तक मेरी चूड़ी और लिपस्टिक की एक भी बोनी नहीं हुई। पहले तो मेरी चूड़ी और लिपस्टिक कितनी बिक्री होती थी, लेकिन जब से नए डिजाइन के बैंगल और लिक्विड वाले लिपस्टिक चल गई है, तब से हम जैसे गरीब लोगों के बनाए हुए चूड़ी और लिपस्टिक कोई खरीदता ही नहीं। अरे इसी से तो हम लोगों की रोजी रोटी चलती है। पता नहीं आज मुझ जैसे गरीब के घर का चूल्हा जलेगा भी या नहीं। इसी तरह कैलाश कड़ी धूप में अपनी चूड़ी और लिपस्टिक लेकर घूमता है, लेकिन उसकी एक भी चूड़ी और लिपस्टिक नहीं बिकती और वह थक हार कर वापस अपने घर आने लगता है। उसी समय एक गाड़ी वाला उस गरीब चूड़ी वाले को टक्कर मारकर वहाँ से चला जाता है और इधर घर में गायत्री के हाथ से उसका मंगलसूत्र टूटकर नीचे गिर जाता है। हे माता रानी, ये कैसा संकेत है? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आप कृपा करके मेरे सुहाग की रक्षा करना भगवान। उसी समय गांव का एक व्यक्ति भागता हुआ उनके घर जाता है और उन्हें कैलाश के एक्सीडेंट की खबर देता है। तभी गायत्री अपनी सास कौशल्या और अपनी ननद मालती के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए आपके पति का एक्सीडेंट बहुत ही बुरी तरह से हुआ है, इसलिए हम इनको नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी। ये सुनते ही मालती गायत्री को ताने देते हुए बोलती है, मिल गई तुम्हें तसल्ली भाभी। आज तुम्हारी वजह से मेरे भैया मौत के मुंह में चले गए। दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हो? कैलाश मेरे भी पति थे। और माँ जी, क्या आपको भी लगता है कि कैलाश जी की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ? और नहीं तो क्या, मेरी मालती बिल्कुल सही कह रही है। अरे तू जैसी मनहूस की वजह से आज मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। तेरे इस काले साए की वजह से मेरे घर में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। अपनी सास और ननद के इन तानों को सुनकर लाचार गायत्री फूट फूट कर रोने लगती है और कैलाश के जाने के बाद उनके घर में दाने दाने तक के लाले पड़ने लगते हैं। माँ जी, घर में राशन का एक भी दाना नहीं है, तो मैं क्या बनाऊं? कोयले की राख बना दे। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन तू तो हमारे घर के लिए कुलक्षणी है, कुलक्षणी। आज तेरी वजह से मेरे घर की ये हालत है। गरीबी और आर्थिक तंगी को देखकर कौशल्या की आंखों में गायत्री का काला रंग खटकने लगता है, जिसकी वजह से कौशल्या हमेशा गायत्री को खूब खरी खोटी सुनाती है और बेचारी गायत्री माता रानी के सामने हमेशा अपने दुखों को बयां करती रहती है। हे माता रानी, आज मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार दाने दाने के लिए तरस रहा है और मैं गरीब लाचार बहू अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। माता रानी, क्यों न मैं भी अपने पति की तरह चूड़ी और लिपस्टिक बनाकर बेचूं। अपने परिवार की ऐसी स्थिति को देखकर गायत्री अगले दिन से चूड़ी और लिपस्टिक बनाकर उन्हें कड़ी धूप में भूखे प्यासे गांव-गांव घूमकर बेचने निकल जाती है। सुंदर सुंदर चूड़ी और लिपस्टिक ले लो, लाल लाल गुलाबी गुलाबी सुंदर सुंदर चूड़ी लिपस्टिक ले लो। उसी समय गांव की एक औरत गायत्री को रोकती है और उससे कहती है, अरे ओ चूड़ी और लिपस्टिक वाली, क्या दाम है तेरे चूड़ी और लिपस्टिक का? सिर्फ 20 रुपए की है बहन जी ये चूड़ी और लिपस्टिक। तो बताओ बहन, कौन सी वाली दिखाऊं, ये लाल वाली या ये गुलाबी वाली? अरे रहने दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये पुराने जमाने वाली लिपस्टिक और चूड़ी। मैं तो तुम्हें इनके 10 रुपए भी ना दूं। इतना बोलकर वो औरत गायत्री को वहाँ से भगा देती है और गायत्री बेचारी कड़ी धूप में अपनी टोकरी लेकर पूरे गांव-गांव घूमती है, लेकिन उसकी एक भी चूड़ी और लिपस्टिक नहीं बिकती और वह थक हार कर माता रानी के मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ जाती है। उसी समय वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत आती है और वह गायत्री से कहती है, अरे बेटी, ये चूड़ी और लिपस्टिक कितने रुपए की दे रही हो? 20 रुपए की है अम्मा। ठीक है बेटी, तुम मुझे ये लाल वाली चूड़ियाँ दे दो।
इतना सुनते ही गायत्री जल्दी से अपनी टोकरी में से लाल चूड़ी निकालती है और उस बुजुर्ग औरत को दे देती है। उसी समय वहाँ पर अचानक से बिजली कड़कने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। तभी गायत्री उस बुजुर्ग औरत को अपने घर चलने के लिए बोलती है। अम्मा, बारिश शुरू हो गई है, तो आप चाहे तो यही पास में ही मेरा घर है, आप वहाँ चलकर रुक सकती हैं। इतना बोलकर गायत्री उस बुजुर्ग औरत को अपने घर ले जाती है, जहाँ कौशल्या और उसकी ननद मालती यह देखकर गायत्री को फिर से खरी खोटी सुनाते हैं। अरे ओ मनहूस, तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा है? अरे यहाँ हम भूख से मरे जा रहे हैं, ऊपर से तू अब इस बुढ़िया को लेकर आ गई। दरवाजे पर खड़ी हुआ बुजुर्ग औरत यह सब सुन लेती है और अंदर आकर उनसे कहती है, सुनो बहन, तुम्हारी बहू लाखों में एक है, लाखों में, इसलिए इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो तो सिर्फ मेरी मदद कर रही है, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए मैं बस आज की रात यहाँ पर रुकूंगी और कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे ही कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है और गायत्री जल्दी से अपने घर का सारा काम खत्म करके उस बुजुर्ग औरत के लिए खाना लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए अम्मा, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। बेटी आओ, तुम भी मेरे साथ खाना खा लो। वैसे भी कल सुबह तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। इतना कहते ही गायत्री उस बुजुर्ग औरत के साथ मिलकर खाना खाती है और खाना खाते ही वह अपने कमरे में जाकर सो जाती है। जब अगली सुबह गायत्री उठती है तो वह देखती है कि उसकी टोकरी सुंदर सुंदर डिजाइनर चूड़ी और लिपस्टिक से भरी हुई होती है और उसके ऊपर उसे एक चिट्ठी पड़ी हुई मिलती है जिसमें लिखा होता है, बेटी, मैं वही थी जिससे तुम रोज बातें किया करती थी, तुम्हारी माता रानी, और जब भी मुझे कोई सच्चे दिल से याद करता है तो मैं उसकी मदद करने स्वयं आती हूँ, और तुम तो मेरी एक सच्ची भक्त हो, तो तुम्हारी मदद करने तो मुझे आना ही था। इसलिए बेटी, आज के बाद तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी इस टोकरी में जितनी भी चूड़ी और लिपस्टिक है वह सब अब जादुई हो गई है। इसलिए तुम इन्हें जिसे भी बेचोगी मैं उसके सारे दुख दर्द मिटा दूंगी, और तुम्हारी ये जादुई चूड़ी और लिपस्टिक कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए तुम हमेशा लोगों की ऐसे ही मदद करती रहना बेटी। हे माता रानी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने मुझे स्वयं दर्शन दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी। इतना कहकर गायत्री अपनी टोकरी उठाकर बाजार में चूड़ी और लिपस्टिक बेचने चली जाती है, जहां उसके पास एक काले रंग की लड़की आती है और गायत्री उसे अपनी टोकरी से एक लिपस्टिक निकाल कर देती है। लिपस्टिक लगाते ही उस लड़की का काला रंग दूध की तरह सफेद हो जाता है और वह बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। आपकी लिपस्टिक लगाते ही मेरा काला रंग गोरे रंग में बदल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर वह लड़की गायत्री को खुशी खुशी पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। उसी समय वहाँ पर एक दूसरी लड़की आती है जिसके चेहरे पर कई सारे दाग धब्बे होते हैं। उसी समय गायत्री उसे अपनी टोकरी से एक गुलाबी कलर की लिपस्टिक निकाल कर देती है, जिसे लगाते ही उस लड़की के चेहरे के भी सारे दाग धब्बे साफ हो जाते हैं और वो लड़की पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। अरे वाह, मेरे चेहरे के सारे दाग धब्बे साफ हो गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पहले मैंने अपने चेहरे का कितना इलाज करवाया, कितना कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा चेहरा ठीक ही नहीं हो रहा था। लेकिन आज आपकी ये लिपस्टिक लगाते ही मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए आपके पैसे। ऐसे ही जादुई चूड़ी और लिपस्टिक का चमत्कार देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं
और गायत्री से जादुई चूड़ी और लिपस्टिक खरीदने लगते हैं। और गायत्री अपनी टोकरी में से जितनी भी जादुई चूड़ी और लिपस्टिक निकालकर लोगों को देती, उसके पास फिर से उतनी ही लिपस्टिक और चूड़ी आ जाती। और ऐसे ही गायत्री की एक दिन में 4 गुना ज्यादा कमाई होती है, जिसके बाद वह उन पैसों से अपने घर के लिए राशन खरीद कर लाती है। जहां उसकी सास उसकी भरी हुई टोकरी देखकर कहती है, अरे ये क्या, तेरी टोकरी तो सारी चूड़ी और लिपस्टिक से भरी हुई है। इसका मतलब तेरी आज एक भी बिक्री नहीं हुई, लेकिन फिर तू ये राशन कहाँ से खरीद कर ले आई? माँ जी, आज हमारी खूब चूड़ी और लिपस्टिक बिकी है और उन्हीं पैसों से तो मैं ये राशन खरीद कर लाई हूँ। क्योंकि माँ जी, यह कोई मामूली चूड़ी और लिपस्टिक नहीं है, बल्कि जादुई चूड़ी और लिपस्टिक है। और मैं इस टोकरी में से जितनी भी चूड़ी और लिपस्टिक निकालती हूँ, वह फिर से उतनी ही हो जाती है। क्या, जादुई लिपस्टिक और चूड़ी? पर ऐसा कैसे हो सकता है बहू? इतना सुनते ही गायत्री उस टोकरी में से कुछ चूड़ी और लिपस्टिक निकालती है, जिसके बाद उस टोकरी के अंदर फिर से उतनी ही चूड़ी और लिपस्टिक हो जाती है। यह चमत्कार देखकर उसकी सास कौशल्या और ननद मालती हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह बहू, ये तो सच में एक चमत्कार ही है। हाँ माँ, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि सच में ये जादुई चूड़ी और लिपस्टिक है। यह सब देखकर कौशल्या और मालती बहुत ही खुश हो जाती है और उनके मन से अपनी बहू गायत्री के लिए करवाहट दूर हो जाती है। और इसी तरह से गायत्री उन जादुई चूड़ी और लिपस्टिक को बेचकर अपने लिए सुंदर सा घर बनवा लेती है और अपनी सास और नंद के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। लेकिन वह फिर भी लोगों को चूड़ी और लिपस्टिक बेचना बंद नहीं करती और ऐसे ही लोगों की मदद करते रहती है।